जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प्स पेपर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग पॉलिटी और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नया चैप्टर के साथ, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कैग। तो दोनों के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर डिस्कसिंग साइंस और मिसलेनियस पोर्शन में लास्ट वीडियो एक आने के बाद वी विल बी डन विद द केमिस्ट्री पार्ट, देन वी विल स्टार्ट विद द बायोलॉजी। 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं स्टैटिक घटना चक्र की, आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है वो भी पूरी अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट भी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, होपफुली जिन लोगों ने भी MPPSC एग्ज़ाम दिया होगा दे हैव डन इट वेल एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि यू हैव डन इट वेल तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अकॉर्डिंगली। और बाकी अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप उसके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, जैसे कि UP PCS RO है, तो उसके लिए हम जल्दी ही हिंदी की सीरीज़ भी लेकर आएंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है वैसे हिंदी भी स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ये इनके ख़त्म होने के बाद, ये जो स्टैटिक है घटना चक्र, इसके ख़त्म होने के बाद हम ल्यूसेंट के साथ भी स्टार्ट करें। तो स्टेट का अभी फ़िलहाल जितना भी है वो हम कंप्लीट करके एक प्लेलिस्ट बना के सारी रख देंगे एंड फिर हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। एनीवेज वो फ्यूचर की बातें हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कैग के क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स पे कौन एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील कौन है बेसिकली? तो वो है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। President shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court to be Attorney General of India. Who among the following holds his or her office during the pleasure of President? Pleasure of President तक इनमें से कौन अपना जो ऑफिस है वो होल्ड करता है? सो दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? कैसे अपॉइंट होते हैं? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस या बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। सो जितने भी क्वेश्चंस थे उसका आंसर यहाँ से हमको मिल गया था। आर्टिकल 76 से अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। जो भी लीगल मैटर्स पे हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की वो अटॉर्नी जनरल करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी होते हैं, ठीक है। और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर ये रहते हैं। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? अगेन सेम क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू। किसको है लीगल एडवाइजर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, प्राइम मिनिस्टर को है, लोकसभा को है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टैटिक चीज़ है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, दे आर इन पर्सन एडवाइज नहीं करना है। पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल होते हैं। द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ही इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Attorney General of India is the chief legal advisor to the Government of India. In the performance of his duties, the Attorney General still have the right of audience in all courts in the territory of India. Who among the following shall have the right of audience in all courts of the territory of India? In the territory of India, in the performance of his duties. तो ये कौन है? He is Attorney General of India. Next question. Consider the following statements about Attorney General of India. He is appointed by President. ठीक बात है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशंस होती है वही सेम इनकी होती है। नेक्स्ट, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। नहीं, इनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। सो इम्पीचमेंट नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि इनका इम्पीचमेंट नहीं होता है। So 1 and 2 would be correct. Article 88 of Indian Constitution deals with the rights of ministers and Attorney General in respect of the houses. Every minister and the Attorney General shall have the right to speak. वो they can speak in the लोकसभा और राज्यसभा एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस। कोई भी जॉइंट सिटिंग है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, जिसके उनको मेंबर बनाया जाए वहाँ वो जा सकते हैं। बट शेल नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल टू वोट। तो वोट नहीं कर सकते। वोट नहीं कर सकते मतलब कि वो वहाँ के मेंबर नहीं हैं, ठीक है।
प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमिटीज़ में जहाँ पे उनका नाम है वहाँ जा सकते हैं, जहाँ उनको बुलाया जा सकते हैं, बट कैन नॉट वोट. द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट टू बी अटॉर्नी जनरल. रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता है, इसीलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है. ऑलराइट. Next question. Consider the following statement in the context of Attorney General of India. The President shall appoint a person who is qualified to be a judge of Supreme Court. सही है. Attorney General shall receive such remuneration as the Parliament may determine. No. Attorney General जो हैं ये जो पोस्ट अपनी होल्ड करते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक होल्ड करते हैं. shall receive such remuneration as the President may determine. ठीक है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं. तो ये लिखा हुआ है 76 क्लॉज 4 में, और वो सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन होंगी और उनको अपॉइंट किया जाएगा, ये लिखा हुआ है 76 क्लॉज 1 में, तो ये गलत हो जाता है. ओनली 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कैन अटेंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर. सो ही इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. सो ही इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज ही होंगे, कन्वेंशन है, सालों से आ रहा है, बट कन्वेंशन मतलब कि ही बोलने का कन्वेंशन, नॉट टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल. शी ही कोई भी हो सकते हैं. सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन अटेंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर. विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज़ नॉट अ मेंबर. तो यहाँ पे ही और शी दोनों कर लीजिए. सो द पोस्ट इज अटॉर्नी. The post is Vice President, Attorney General, Comptroller and Auditor General, Election Commissioner of India. None of the above and more than one of the above. तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. ठीक है, तो वो भी सही आंसर है. अटॉर्नी जनरल तो है ही. अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज अ नॉन मेंबर. वाइस प्रेसिडेंट इन द गिवन ऑप्शन एंड ही इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है. सो हियर द वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी द आंसर. However, if the motion to remove the Vice President from the post of Chairman of Rajya Sabha is under consideration in the House, then Vice President does not remain the ex officio Chairman of the Rajya Sabha at that time, and during this time, he can participate in the proceedings of the House, and in this context, he can speak also. If it is a matter of participation in the proceeding of both the Houses of Parliament, so Attorney General will be there, because Vice President participates only in Rajya Sabha, क्योंकि वो चेयरमैन राज्यसभा के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू बी अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी बट नॉट एंटाइटल टू वोट. तो कौन हो जाएंगे ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अदर ऑप्शंस आर कैग, इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. Who among the following can participate in the proceedings of both houses of parliament? So both houses of parliament में कौन participate कर सकता है? They are attorney general. Next question. As a non-member, who can participate in the proceedings of either house of the parliament? So as a non-member, vice president can participate in the proceedings, and attorney general can also participate. Who among the following has the right to address the parliament? अटॉर्नी जनरल के पास अधिकार है दैट ही और शी कैन एड्रेस द पार्लियामेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा. देखिए वोट तो नहीं कर सकते, बाकी 3 चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा है. प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कमिटी जहाँ पे उनका नाम घोषित किया गया वहाँ के मेंबर हो सकते हैं. They can speak in Lok Sabha but cannot vote. Next question. Solicitor General of India is. Solicitor General of India क्या है? गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, लीगल ऑफिसर हैं प्रेसिडेंट के, लीगल एडवाइज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं. तो सॉलिसिटर जनरल इज लीगल एडवाइज़र. is subordinate to the Attorney General of India. Solicitor General of India is the second law officer of the country. Assess the Attorney General and is himself assisted by several additional Solicitors General of India. ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल इज लीगल एडवाइज़र. प्रेसिडेंट के नहीं, लीगल एडवाइज़र हैं, और ये सबऑर्डिनेट होते हैं अटॉर्नी जनरल के
सॉलिसिटर जनरल इज सेकेंड लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. उनके खुद के भी बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं उनको. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, सो अगेन सेम क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लीगल एडवाइजर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं एडवोकेट जनरल. जैसे अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं देश के, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर उस पर्टिकुलर स्टेट के जहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया है. So it shall be the duty of Advocate General to advise the government of state on legal matters. Article 165 Clause 2. The governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of a high court to be Advocate General for the state. 165 Clause 1. The Advocate General shall hold office during the pleasure of governor. 165 Clause 3. He is the first legal advisor to the state government. ठीक है. Next question, who among the following is the legal advisor of a state government? So it is Advocate General. Next, the official legal advisor to the state government is again Advocate General. Next question, the Comptroller and Auditor General CAG, अब CAG के question आ गए हैं, is appointed by, तो appoint कौन करते हैं? President करते हैं. Article 148 Clause 1 of the Indian Constitution says that there shall be a Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal, and shall only be removed from the office in like manner and on the like grounds as a judge of Supreme Court. The CAG audits all receipts and expenditure of the Government of India and submits its report to the President. He also audits all receipt and expenditure of the state government and submits the report to the Governor of the state. Under which article, next question, under which article of Indian Constitution is the CAG of India appointed? So CAG is appointed under Article 148. Next question, the reports of CAG, Comptroller and Auditor General of India, relating to the accounts of the Union are submitted first of all to which of the following? तो पहली बार उनको प्रेसिडेंट के सामने सबमिट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड. कैसे बनाया गया था? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कैबिनेट रेजोल्यूशन से, या नन ऑफ द अबव. सो ये बना था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज. तो देखिए इनका जो टेन्योर है वो 6 years है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 Clause 3. The salary and other condition of the services of Comptroller and Auditor General of India shall be determined by the Parliament. CAG of India holds office for a term of 6 years or until attains the age of 65 years, whichever is earlier as per law of the Parliament. CAG Duties, Power and Conditions Act 1971. Which of the following is not true about CAG? Appointed by the President. Salary is equal to that of Judge of a Supreme Court. नॉट ट्रू बताना है आपको. डिसक्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट. ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट. देखिए एडवोकेट जनरल को रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, और उनको जो हटाया जाता है वो इसी तरह, बिकॉज उनकी सैलरी और रेम्यूनरेशन जो है वो किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है. तो उनको हटाया भी उसी प्रोसीजर से जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिन ग्राउंड्स पे हटाया जाता है उसी ग्राउंड्स पे. ऑलराइट, तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव नहीं करते. एक्सक्यूज मी. सो आर्टिकल 148 Clause 1 in the Indian Constitution says that there shall be a Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal, and shall only be removed from the office in the like manner and on the like grounds as a judge of a Supreme Court. The Schedule 2 Part 12(1) of Constitution of India and Section 3 of the Comptroller and Auditor General's Duties, Power and Conditions of Services Act 1971, it says that the salary of the Comptroller and Auditor General of India is equal to that of the judges of Supreme Court. Article 148 Clause 4 says that the Comptroller and Auditor General shall not be eligible for any office either under the Government of India or the government of any state after he has ceased to hold his office.
The Comptroller and Auditor General of India can be removed from his office in like manner as the Judge of the Supreme Court. ठीक है, तो उसी तरीके से इनको हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है. Next question. Which of the following duties is not performed by Comptroller and Auditor General of India? To audit and report on all expenditure from Consolidated Fund of India. To audit and report on all expenditure from Contingency Fund and public accounts. To audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts. To control the receipt and issue of public money and ensure that public revenue is lodged in the exchequer. To control the receipt and issue of public money and to ensure that public revenue is lodged in the exchequer. ठीक है, तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कि इनका कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं. तो देखिए, रिपोर्ट बनाने की ड्यूटी है उनकी, ऑडिट करने की रिपोर्ट की वो करते हैं, कंसोलिडेटेड की भी करते हैं, कंटिजेंसी की भी करते हैं, पैक की भी करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स की भी करते हैं. ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी they work specially. Then to control the receipt and issue of public money. देखिए, इशू करना और रिसीट उसकी रखना ये काम नहीं है कैग का, ऑडिट करना काम है, और इंश्योर करना कि पब्लिक जो रेवेन्यू है वो एक्सचेकर में लॉज हुआ है नहीं हुआ है, ये काम कैग का नहीं है. ठीक है, तो कैग जो है इट इज़ द हाईएस्ट बॉडी और हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट IAAD and derives its constitutional standing as the auditor of a union and the state government from Article 148 to 151. The duties, powers and conditions of the services of CAG are laid down in the CAG Act 1971. Statutory duties of the CAG include the audit of, statutory duties क्या include करते हैं, the audit of receipt and expenditure of union and state government accounted for in respective consolidated funds, transactions relating to contingency fund created for use in emergency circumstances and public accounts used mainly for loans, deposits and remittances, trading, manufacturing, profit and loss accounts and balance sheet and other subsidiary accounts for in any other subsidiary accounts kept in any government department, accounts of stores and stock kept in the government organization, government companies, government corporations whose statutes provide an audit by CAG, then authorities and bodies substantially financed from consolidated fund of union and states, anybody or authority even though not sustainably financed from the consolidated fund at the request of president or governor, and accounts of the bodies and authorities, board authorities receiving the loans and grants from the government for specific purposes. ये भी आ जाएगा. ठीक है, इनकी ड्यूटीज़ के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कैग टू ऑडिट ऑल द रिसीट विच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. The next statement, the CAG shall have the authority to audit and report on the accounts of stores or stock kept in any office or department of India, also of union or state. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है. तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया, other than ensuring that public funds are used efficiently and for the intended purpose, what is the importance of office of CAG? ठीक है, तो CAG exercises the exchequer control on behalf of the parliament when the president of India declares national emergency or financial emergency. CAG reports on the execution of project or programs by ministries are discussed by the public accounts committee. Information from CAG reports can be used by investigating बेसिकली बोल रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है कैग रिपोर्ट से, इट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि भाई किसी के अगेंस्ट अगर आप चार्जेस लगाना चाहते हो ऑफ दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ, जब पब्लिक फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं तो कैग की रिपोर्ट के आधार पे वो कर सकते हैं. तो कैग मतलब अपनी जो रिपोर्ट्स है उसको इन्वेस्टिंग एजेंसीज को इन्फॉर्म कर सकता है. ठीक,
तो ये भी सही, ये भी सही है. Then while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. No. इसको caged parrot भी आई थिंक इसको दिया गया है टर्म, या अगेन सीबीआई भी है. सो बेसिकली इसके हाथ में पावर्स नहीं है. ये सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक भी कभी कभी जब मेंस में आंसर लिखने को आता है तो एक ड्रॉबैक भी आता है कि इसके पास पावर्स नहीं है. वो पावर्स ना होने की वजह से इसके हाथ बंधे हुए हैं, है ना. तो ये सही नहीं होगा. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 148 हु ऑडिट्स ऑल द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and the state government. CAG reports on the execution of the project or programs by the ministries are discussed by Public Account Committee and investigating agencies. They can press charges on the fact based on CAG reports. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. The ultimate responsibility of taking due action on the comments of Controller and Auditor General waste with. तो जो कैग जो अपनी रिपोर्ट्स में जो भी कमेंट्स देते हैं उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर एक्शन लेने की किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, पार्लियामेंट के पास, या एनडीसी के पास? तो देखिए पार्लियामेंट जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है जो कि अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स पर. The Public Account Committee of Parliament debates extensively on these reports. Article 151 Clause 1 of the Constitution is related to the audit reports of CAG. Reports of the Controller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of the Parliament. ठीक है. So they are saying कि जो reports होती हैं CAG की रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन वो पहले तो सबमिट की जाती हैं प्रेसिडेंट को कैग के द्वारा. नाउ प्रेसिडेंट विल सबमिट दीज रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? तो ये है कैग. कैग अटेंड द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. Article 149 prescribes those duties and powers which shall be performed and exercised by them, by the CAG. Which article of the Constitution prescribes the duties of the Controller and Auditor General of India? That is 149. Appointment, removal, बाकी processes 148 में है, 149 में उनकी duties और powers हैं. The Controller and Auditor General is appointed by President. Removal कैसे होगा? President के द्वारा ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय सुप्रीम कोर्ट. तो देखिए 148 क्लॉज 1 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट by warrant under his hand and shield and shall only be removed from the office in manner like on the grounds as a judge of a Supreme Court, because उनका salary remuneration भी वैसा ही होता है. According to Article 144 Clause 4 of the Constitution, a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President, passed after an address by each House of the Parliament, supported by a majority of total membership of that House and by a majority of not less than 2/3 member of the House present and voting. Has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. So we can say that CAG can be removed from the President after an address in both the House of Parliament. The Controller and Auditor General of India is a friend and guide of Public Account Committee. ठीक है. तो कैग को फ्रेंड एंड गाइड बोला जाता है किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का. The representatives of ministries appear before the PAC when examining the accounts and audit reports relating to their ministries. CAG is the friend, philosopher and guide of the PAC. It attends the sittings of PAC, assists in its deliberations. The Public Account Committee of Indian Parliament scrutinizes the report of CAG.
ठीक है. द अमेंडमेंट टू कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 separates the accounts from audit and relieves the CAG of his responsibility in the matters of preparation of accounts. तो अकाउंट्स एंड ऑडिट दोनों का काम था. 1971 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से ये ड्यूटीज़ अलग अलग हो गई. एंड कैग गॉट रिलीव्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर्स of preparation of accounts. Amendment were made in which year? So they were made in 76. The amendment to CAG duties and power conditions 1971 separated the accounts from the audit and relieved the CAG of the responsibility in the matter of preparation of accounts. It was done in the year of 1976. Consider the following statements. The Advocate General of a state in India is appointed by the President of India on the recommendation of Governor of the concerned state. ठीक है. ये बोल रहे हैं एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो पहली बात तो यही आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करते हैं. कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं. इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर. नहीं, पोस्ट जो है वो जैसे अटॉर्नी जनरल है यूनियन के लिए, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल चुने गए हैं स्टेट के लिए. तो एडवोकेट जनरल को जो अपॉइंट करेंगे वो गवर्नर करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाता है गलत. एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एट स्टेट लेवल. तो देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है. बेसिकली अगर आप देखें हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल एपिलेट और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है स्टेट लेवल पे सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से. अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है. ठीक है, सो ये भी गलत हो जाता है. नीदर विल बी द आंसर. इन इंडिया द एडवोकेट जनरल इज द लीगल एडवाइजर टू अ स्टेट गवर्नमेंट. पोस्ट को क्रिएट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा and corresponds to that of Attorney General of India. At the union level, the Advocate General of State in India is appointed by the Governor, not by the President. The statement 1 is incorrect. Article 177 empowers him to speak in and take part in the proceedings of the legislature of state, but he has no right to vote in it. As provided in Civil Procedure Code, High Courts does not have original appellate and advisory jurisdiction at state level. Article 143 के अंदर जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है. हु इज़ कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स. गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स जो है वो बोले जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कैग इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स. कैग ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट्स एज, सो इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स. The CAG of India acts as the custodian and trustees of public money, and it is the duty of CAG to see that even a single penny of the consolidated fund of India or of any state should not be spent without proper authorization of the legislature. Assertion, next question. Assertion says that the duty of CAG is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety. Reason ये है, he has to uphold the constitution and the laws of parliament in the field of financial administration. तो देखिए दोनों ही सही हैं, but the reason does not explain the assertion. CAG एक constitutional functionary है, independent है parliament और legislature and executive से. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ऑडिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज विच आर फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ फंड्स, ऑडिट ऑफ द रिसीट ऑफ यूनियन और स्टेट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट स्टोर्स एंड स्टॉक, ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस. ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिट का वो ये है कि लीगैलिटी इंश्योर हो, रेगुलरिटी इंश्योर हो, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इंश्योर हो थ्रू assessment as to whether the financial statements are properly prepared,
कंप्लीट हैं सारे रिस्पेक्ट्स में, एंड दे आर प्रेजेंटेड विद एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, ये फाइनेंशियल ऑडिट हुआ. Whether the provisions of the constitutions, the applicable laws, rules, regulations made thereunder are various other orders and instructions issued by competent authority are being complied with, तो compliance audit हो गया. थर्ड होता है performance audit. इसमें बोला गया the extent to which an activity, program or organization operates economically, efficiently and effectively. तो ये हो जाएगा performance audit. ठीक है. Next, which of the following options is not correct? Public finance studies financial activities of the government. Public finance studies the financial activities of the government. It consists of analysis of public expenditure, public revenue, public administration, financial administration, functioning of commercial bank. तो इसमें आता है functioning of commercial bank. Public finance is the study of the role of government in financial activities. It is a branch of economics which assess the government revenue and government expenditure and the adjustment of one or the other to achieve the desirable effects and avoid the undesirable ones. The public finance is not related to the execution of the function of commercial bank. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी 2020 में पूछा गया था तो उस समय वो थे. गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बिकम इंडियाज़ 12th कैग, 13th कैग, 14th और 15th. तो देखिए 14th बने थे. CAG is the apex authority responsible for the external and internal audits of expenses of the central and state government. Article 148 of the Constitution. Article 148 of the Constitution establishes the authority of this office. It is appointed by the President, who can be removed from the office only in the manner and on the grounds as a judge of Supreme Court is removed. The expenses on the administration of this office, including all the allowances, salaries and pension, would be charged to the Consolidated Fund of India. Currently गिरीश चंद्र मुर्मू 14th कैग बने हैं. और अगर हम अभी की बात करें, वेरी रिसेंटली जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो जो करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो हैं श्री के संजय मूर्ति इनफैक्ट होगा, इज साउथ इंडियन. सो ये जो हैं ये कैग बने हैं और ये अभी आई थिंक अक्टूबर या नवंबर 2024 में ही बने हैं. सो 2024 में ये इन्होंने एज्यूम किया है कैग का जो ऑफिस है. ठीक है. तो ये जो हो जाएंगे, चूँकि मुर्मू जी 14th थे तो ये हो जाएंगे आपके 15th कैग हो जाएंगे ये. तो अभी अगर ये क्वेश्चन कहीं आता है तो आप 15th कैग बताएंगे जो कि के संजय मूर्ति जी हैं. ऑलराइट. सो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल एंड कैग ऑफ इंडिया. नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा दैट वुड बी इन द रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पढ़ेंगे. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली कि किस ऑर्डर पे कौन सा जो पोस्ट है वो आ रही है, तो वील रीड अकॉर्डिंगली. कुछ 12 ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये रहेगा. ऑलराइट. सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं. एंड डू रिवाइज कंटिन्यूसली. रिविजन इज़ द ओनली की फॉर सच जो भी स्टेट एग्जाम्स के लिए खासकर होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन है जहाँ आपको कंटिन्यूसली पढ़ना ही है. सो रिविजन इज़ द की. सो कीप रिवाइजिंग, अंडरस्टैंड इट वेल एंड डू वेल. जय हिंद, जय भारत.